नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा। पूरे विश्व में लगभग 6,809 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा होगी, भाषा अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने का माध्यम है। यानी हम कह सकते हैं अपने मन की बातों को या विचारों को हम दूसरों तक जिस प्रकार पहुंचाते हैं वह माध्यम भाषा होती है। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे फिल्में, गाने आदि। लिखित भाषा की परिभाषा हम देखते हैं तो भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों को प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यानी जो चीज़ हम किसी को लिखकर बताते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं वो भाषा कहलाती है। भाषा का एक और प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम संकेत के माध्यम से भी अपने भावों को प्रकट करते हैं, जैसे मुंह पर उंगली रखना का अर्थ होता है चुप रहना। चौराहे पर ट्रैफिक हवलदार द्वारा दिए गए संकेत, इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। परंतु संकेतों द्वारा हर भाव या विचार को प्रकट नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रकार की भाषा को महत्व नहीं दिया जाता है। भारतीय संविधान में भी कई भाषाएं हैं, क्योंकि भारत बहुभाषी देश है। यहाँ प्रत्येक राज्य की एक भाषा है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा केवल स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है। संस्कृत के दो रूप थे, एक साधारण बोलचाल की भाषा थी जिसे लौकिक संस्कृत कहते थे। इसकी भाषा साफ सुथरी तथा परिष्कृत नहीं थी। दूसरी भाषा थी वैदिक संस्कृत, जो साहित्य की भाषा थी। आगे चलकर धीरे धीरे जन भाषा लौकिक भाषा ने साहित्य का रूप ले लिया तथा वैदिक भाषा संस्कृत लुप्त हो गई। भाषा के इस बदले हुए रूप को पाली कहा गया। इसी प्रकार भाषा परिवर्तित होकर प्राकृत हो गई। भाषा के इस निरंतर बदलाव के कारण ही प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। लगभग 13वीं शताब्दी में एक साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा का जन्म हुआ। यानी हम कह सकते हैं संस्कृत के दो रूप थे, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का स्थान लौकिक संस्कृत ने ले लिया और वह पाली कहलाई। पाली बदलकर प्राकृत भाषा हुई, प्राकृत अपभ्रंश हुई और आज की हिंदी उसी की देन है। बोली। जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली विकसित होकर आगे चलकर साहित्य की भाषा बन गई। यानी हम कह सकते हैं जब भाषा विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो वह बोली कहलाती है। भाषा और बोली में अंतर। सामान्यतः भाषा और बोली में कुछ विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे हिंदी हमारे देश की भाषा है और अवधी एक क्षेत्र की भाषा है। यानी जब बोली बड़े भूभाग पर बोली जाने लगे तो वह भाषा कहलाती है। लिपि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाते हैं। लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा को लिखने की प्रणाली या लिखावट। हिंदी एक भाषा है और देवनागरी उसकी लिपि है। यानी हम कह सकते हैं लिपि लिखावट या प्रणाली है। लिपि होती है ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह ही लिपि कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे आ, आ, ई, ये हमारे एक चिन्ह हैं। इनको हम जब जोड़कर
एक लिपि बनाते हैं, एक भाषा बनाते हैं, तो वो बनता है हमारा राम जाता है। भाषा व उसकी लिपियाँ, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उर्दू फारसी भाषा की लिपि है अरबी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। साहित्य, किसी भी भाषा के लिखित रूप को साहित्य कहते हैं, जैसे कविता, कहानी, नाटक आदि। किसी भी भाषा के कुछ विशेष ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने या अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए ज्ञान संबंधी बातों को संभाल कर रखने के लिए साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर हम किसी भाषा के लिखित रूप को साहित्य के रूप में जब हम उसको संभाल के रखते हैं तो वो हमारे साहित्य होती है। साहित्य की विधा, अपनी बात को कहने या प्रस्तुत करने का हर किसी का अपना एक अलग ढंग होता है। अपनी बात को प्रस्तुत करने के इसी ढंग को साहित्य की विधा अथवा शैली कहते हैं। ये विधाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है पद्य, दूसरी होती है गद्य। पद्य का अर्थ है कविता से। नीचे आपके पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें से कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। यहाँ कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस ढंग का प्रयोग किया है उसे हम पद्य शैली कहते हैं। इसी प्रकार कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, तुलसी के दोहे, सोरठे, चौपाइयाँ, छंद आदि सभी पद्य शैली के उदाहरण हैं। इनमें लय व गेयता होती है। जैसे हम रहीम दास जी का एक दोहा लेते हैं, रहीमन देख बड़ेन को, लघु को न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। इसमें देखिए आप बिल्कुल लय बनी हुई है, इसी को हम पद्य कहते हैं। अब बात करते हैं हम गद्य की। ऊपर लिखे गए पंक्तियों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चांद का आकार गोल है लेकिन थोड़ा सा तिरछा है, आप तारों से जड़े हुए आकाश को पहने हुए प्रतीत हो रहे हैं। अपने मनोभावों को कहने के इस ढंग को गद्य शैली कहा जाता है। इसी प्रकार कहानियाँ, लेख, उपन्यास, जीवन संस्मरण तथा रेखाचित्र गद्य शैली के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। प्रत्येक भाषा को बोलने तथा लिखने का अपना एक नियम होता है। किसी भी भाषा को व्याकरण के द्वारा शुद्ध रूप में बोला और लिखा जा सकता है। व्याकरण से हमें यह ज्ञात होता है कि कौन से शब्द को कहाँ और क्यों रखना चाहिए। किसी भी वाक्य की रचना के लिए कर्ता, धन कर्म, धन क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ मैं करता है, पुस्तक उसका कर्म है और पढ़ता हूँ उसकी क्रिया है। यहाँ मैं करता है, पुस्तक कर्म है तथा पढ़ता हूँ क्रिया है। इसी प्रकार कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जहाँ कर्म का लोप हो जाता है। जैसे मैं जाऊँगा, इसमें मैं करता है, जाऊँगा क्रिया है। यहाँ मैं करता है तथा जाऊँगा क्रिया है। मैं खाऊँगा, यहाँ मैं करता है तथा खाऊँगा क्रिया है। यदि हम भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम शुद्ध रूप में भाषा को बोल या लिख नहीं पाएंगे। जैसे यह मेरा बहन है, यहाँ लिखा हुआ है यह मेरा बहन है। व्याकरण हमें इसी चीज़ की जानकारी देता है कि यहाँ यह मेरा बहन है, यहाँ बहन स्त्रीलिंग है, यहाँ इसलिए आएगा, इसका शुद्ध रूप होगा यह मेरी बहन है। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले लेते हैं। राम चल रही है, यहाँ राम पुल्लिंग है इसलिए उसके साथ रहा लगाएंगे तो उसका शुद्ध रूप होगा राम चल रहा है। यह भाषा का शुद्ध रूप हुआ। व्याकरण के 3 मुख्य भाग होते हैं, का वर्ण विचार, खा शब्द विचार, गा वाक्य विचार। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको पता लग सके। धन्यवाद।